नमस्कार, मैं अरविंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर A2 कक्षा की इस कक्षा में। हम सभी राजनीतिक विज्ञान के जो पाश्चात्य विचारक हैं, उनसे संबंधित प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। इस क्लास के अंत में आप सभी के लिए 2 प्रश्न दिए गए हैं। उन सभी प्रश्नों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपका है, अरस्तू के यह घोषणा करने में कि मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है, मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है, उसका कौन सा एक आशय नहीं है? इसमें से कौन सा एक आशय नहीं है कि मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है? मनुष्य केवल राजनीतिक समुदाय में मनुष्य केवल राजनीतिक समुदाय में ही अच्छा जीवन जी सकता है। राजनीति एक नैतिक प्रक्रिया है जिसका सरीकार एक न्यायपूर्ण समाज की रचना है। राज्य और नागरिक समाज के बीच विभेद है। राजनीतिक एक श्रेष्ठ विज्ञान है जो अनिवार्यतः एक अच्छे समाज की रचना का प्रयास है। तो हमें बताना है कि मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है, उसका कौन सा एक आशय नहीं था। तो राज्य और नागरिक समाज के बीच विभेद, यह राजनीतिक प्राणी का आशय नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, राज्य और नागरिक समाज के बीच विभेद। अरस्तु के अनुसार राज्य सद्जीवन के लिए आया है और अच्छे जीवन के लिए अस्तित्व में बना हुआ है। यहाँ पर अच्छे जीवन शब्दों का जो प्रयोग है वह नैतिक जीवन के अर्थ में लिया गया है। किसके अर्थ में? तो नैतिक जीवन। हीगल के अनुसार अगर बात करें तो राज्य और नागरिक समाज के मध्य संबंध परस्पर पूरक और विरोधाभासी दोनों है। यह हीगल का कथन है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी एक किताब प्लेटो द्वारा नहीं लिखी गई है? कौन सी एक किताब है इसमें से जो प्लेटो के द्वारा नहीं लिखी गई है? रिपब्लिक नहीं लिखी गई है कि स्टेटमेंट्स की लॉज की कॉन्स्टिट्यूशन? तो आप सभी जानते हैं कि प्लेटो की जो पुस्तक है उसका नाम है रिपब्लिक, स्टेटमेंट्स और लॉज। इसमें से कॉन्स्टिट्यूशन इनकी पुस्तक का नाम नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, प्लेटो के द्वारा नहीं लिखी गई है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन। रिपब्लिक और स्टेट्समैन, लॉज और मीनी, द सिंपोजियम, फेजे, सोक्रेटिस और सोक्रेटिस डायलॉग, अपोलॉजी, टाइमस और जॉर्जियस, ये रचनाएं किसकी हैं? प्लेटो की हैं। कॉन्स्टिट्यूशन प्लेटो की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, प्लेटो के अनुसार रिपब्लिक का केंद्रीय विषय है। रिपब्लिक का केंद्रीय विषय क्या है? आदर्श राज्य की स्थापना है, आदर्श शिक्षा पद्धति है, या न्याय की व्याख्या प्राप्ति है, या समाजवाद की स्थापना है? तो आप सभी जानते हैं कि जो प्लेटो की रिपब्लिक पुस्तक है इसका जो केंद्रीय विषय है वह न्याय से संबंधित है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, न्याय की व्याख्या एवं प्राप्ति। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है? किसने यह कथन दिया कि जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है? हीगल ने कहा है, सेबाइन ने कहा है, लास्की ने कहा है, या फिर ग्रीन ने कहा है? किसने कहा है? ग्रीन ने कहा है। तो आप सभी जानते हैं कि आदर्श राज्य, जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है। यह कहने वाले जो विचारक हैं उन्हें हम सेबाइन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, सेबाइन। सेबाइन ने अपनी पुस्तक अ हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी में सेबाइन प्लेटो और अरस्तु की राज्य संबंधी अवधारणाओं का अध्ययन करता है। इसके अनुसार अगर बात करें, सेबाइन के अनुसार अगर बात करें तो जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है। अगला प्रश्न है, अरस्तु किसको वरीयता देता है? अरस्तु किसको वरीयता देता है? राजतंत्रवादी को, पॉलिटी को, लोकतंत्र को, या फिर अल्पतंत्रवादी को? तो आप सभी जानते हैं कि जो अरस्तु की पुस्तक है उसे हम पॉलिटी के नाम से जानते हैं। और अरस्तु किसको वरीयता देता है? पॉलिटी को वरीयता देता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, पॉलिटी। अरस्तु शासन के विभिन्न रूपों में पॉलिटी को वरीयता देता है। अरस्तु की पॉलिटी का अर्थ क्या है? शासन के एक प्रकार से है जो प्रबुद्ध मध्यवर्गीय नागरिकों द्वारा शामिल हो तथा जो सभी के सामान्य हित को सर्वोपरि रखे। यह अरस्तु के पॉलिटी का अर्थ है। अरस्तु इसे शासन का श्रेष्ठ रूप मानता है। किसे? पॉलिटी को। और उसने कहा है कि बेस्ट गवर्नमेंट इज पॉलिटी। यह अरस्तु का कथन है कि बेस्ट गवर्नमेंट इज पॉलिटी। अगला प्रश्न है, रिपब्लिक किस प्रकार की शैली में लिखा गया ग्रंथ है? तो रिपब्लिक की शैली क्या है? नाटकीय शैली है,
इनमें से कोई नहीं है, काव्यात्मक शैली है या फिर सामान्य गद्यात्मक शैली है। तो आप सभी जानते हैं कि प्लेटो ने जितनी भी रचनाएं की हैं, जितनी भी पुस्तकें लिखी हैं, वह सभी किस शैली में है? तो संवाद शैली में है। किस शैली में है सभी? संवाद शैली में है। तो ऑप्शन इसमें से आपका बी सही है कि इनमें से किसी भी शैली में नहीं किया है। किस शैली में किया है? संवाद शैली में। प्लेटो की सर्वाधिक चर्चित पुस्तक जो है रिपब्लिक, वह संवाद शैली में लिखी गई है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राजनीतिक विचारक ने सबसे पहले तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन प्रारंभ किया? सबसे पहले किसने तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन प्रारंभ किया है? प्लेटो ने किया है, अरस्तु ने किया है, जी आमंड ने किया है या फिर डेविड स्टर्न ने किया है? आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले तुलनात्मक राजनीति का जो अध्ययन प्रारंभ किया वह किसने किया है? अरस्तु ने किया है। और अरस्तु ने 158 देशों के संविधान का अध्ययन किया। किसने? कितने? 158। प्राचीन यूनानी चिंतक अरस्तु को तुलनात्मक राजनीति का प्रवर्तक माना जाता है। अरस्तु ने प्राचीन यूनान में लगभग 158 राष्ट्र राज्यों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया। कितने? 158 देशों के संविधान का तुलनात्मक अध्ययन किया इसने। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से कथन सही हैं? नीचे दिए गए कूट के आधार पर उत्तर दीजिए। तो प्लेटो की रिपब्लिक न्याय से संबंधित है। हमने अभी देखा कि जो प्लेटो की रिपब्लिक है वह न्याय से ही संबंधित है, तो ये एक आपका सही है। प्लेटो श्रम विभाजन में विश्वास करता है। प्लेटो क्या करता है? श्रम विभाजन में विश्वास करता है। ये भी आपका बिल्कुल सही है कि श्रम विभाजन में विश्वास करता है। प्लेटो कार्य विशेषीकरण की अवधारणा देता है, ये भी सही है। प्लेटो के लेख डायलॉग वार्ता के रूप में है, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपके चारों ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अधिकथन अभिकथन जो है ए और दूसरा आर है। तो अरस्तु दास्ता का औचित्य सिद्ध करता है। दास्ता मालिक तथा दास दोनों के लिए उपयोगी है। तो अरस्तु, यह सत्य है कि अरस्तु दास्ता को क्या करता है? औचित्य कहता है, औचित्य सिद्ध करता है ना, औचित्य सिद्ध करता है। और दास्ता के बारे में इसने कहा कि दास्ता जो है मालिक और दास दोनों के लिए उपयोगी है। तो ऑप्शन ए, जो ए और आर दोनों सही हैं और दोनों क्या कर रहे हैं? व्याख्या भी कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए का सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, किसने कहा है? राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, यह किसने कहा है? प्लेटो ने कहा है, अरस्तु ने कहा है, मैकियावेली ने कहा है या सोलह ने किया है? तो आप सभी जानते हैं कि राज्य व्यक्ति का विराट रूप है कहने वाले जो विचारक हैं उन्हें हम प्लेटो के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, प्लेटो। अगला प्रश्न है, प्लेटो के अनुसार राज्य का निम्नतम रूप कौन सा है? निम्नतम रूप कौन सा है? लोकतंत्र है, अल्पतंत्र है, तानाशाही है या फिर महाजन तंत्र है? तो आप सभी जानते हैं कि प्लेटो अल्पतंत्र को, राजतंत्र को या फिर तानाशाही को श्रेष्ठ मानता है और लोकतंत्र को बिल्कुल निम्न भ्रष्ट रूप मानता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, लोकतंत्र को यह निम्नतर रूप मानता है, इसे यह भ्रष्ट कहता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन प्लेटो को सर्वाधिकारवादी विचारक नहीं मानता है? प्लेटो को सर्वाधिकारवादी विचारक कौन नहीं मानता है? कार्ल पापर, आर एच एस कोसमैन या आर निस्बेट या फिर बर्ट्रैंड रसेल? तो आप सभी जानते हैं कि सर्वाधिकारवादी जो विचारक नहीं मानते हैं प्लेटो को, उन्हें हम आर निस्बेट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, आर निस्बेट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों में से प्लेटो किसके लेखक थे? प्लेटो किसके लेखक हैं? पॉलिटिक्स के हैं, लेवियाथन के हैं, रिपब्लिक के हैं या फिर द प्रिंस के हैं? तो आप सभी जानते हैं कि जो प्लेटो की रचना है उसे हम रिपब्लिक के नाम से जानते हैं। रिपब्लिक जो है प्लेटो की रचना है, जो कि किस शैली में है? तो संवाद शैली में है। आप सभी जानते हैं कि प्लेटो ने जितनी भी पुस्तकें लिखी हैं वो सभी संवाद शैली में है। पॉलिटिक्स की बात करें तो पॉलिटिक्स अरस्तु ने लिखा है। किसने? अरस्तु की रचना है। लेवियाथन हॉब्स की है और द प्रिंस मैकियावेली की है। किसकी है? मैकियावेली की। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, किसने प्लेटो की न्याय की अवधारणा को रचना प्रकल्प न्याय कहा है? किसने प्लेटो की न्याय की अवधारणा को रचना प्रकल्प न्याय
कहा है? केटलिन ने कहा है, एम बी फोस्टर ने कहा है, कार्ल पापर ने कहा है या फिर चाकर ने कहा है? तो आप सभी जानते हैं कि जो न्याय की अवधारणा है या प्लेटो की रिपब्लिक जो पुस्तक है वह किससे संबंधित है? न्याय से संबंधित है। और इसे रचना प्रकल्प न्याय कहने वाले जो विचारक हैं उन्हें हम एम बी फोस्टर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, एम बी फोस्टर। अगला प्रश्न है, प्लेटो के परिवार तथा संपत्ति के साम्यवाद के सिद्धांत की व्युत्पत्ति मुख्यतः किसके अनुभव से हुई है? जो प्लेटो के परिवार से संबंधित विचार हैं, संपत्ति के संबंधित विचार हैं, ये सब किससे संबंधित है? कहाँ से? स्टैगिरा से, स्पार्टा से, एथेंस से या फिर वेनिस से? तो आप सभी जानते हैं कि जो प्लेटो ने जहाँ से भी यह अनुभव प्राप्त किया उसे हम स्पार्टा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन दूसरा सही है, इसका मतलब ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। डी केवल दो मतलब स्पार्टा। अगला प्रश्न है, प्लेटो ने अनंत वास्तविकता की प्रकृति का अपना सिद्धांत विकसित किया और निम्नलिखित किसके अंदर वास्तविक विश्व को स्पष्ट किया है? किसके अंतर्गत? रिपब्लिक के, पॉलिटिक्स के, लॉज के या फिर टिमाउस के? तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, टिमाउस के अंतर्गत अनंत वास्तविकता की प्रकृति और वास्तविक विश्व को स्पष्ट किया है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लेटो की रिपब्लिक का प्रधान पात्र नहीं है? प्लेटो की रिपब्लिक का प्रधान पात्र नहीं है कौन? पॉलीमार्कस नहीं है, एंडीमेंट्स नहीं है, प्रोटोगोरस नहीं है या फिर ग्लूकोन नहीं है? तो रिपब्लिक का जो प्रधान पात्र है उसे हम पॉलीमार्कस, एंडीमेंट और ग्लूकोन के नाम से जानते हैं। तो प्रोटोगोरस आपका इसका प्रधान पात्र नहीं है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, प्रोटोगोरस। अगला प्रश्न है, प्लेटो ने किनके विचारों को लिया था? प्लेटो किनके विचारों को लिया है? हेराक्लीस के, पारमेंडीज के या सुकरात के, अप्रयुक्त में से सभी के? तो प्लेटो हेराक्लीस के भी विचारों को लिया है, पैरामेंडीज के भी और सुकरात, सभी के विचारों को मिलाकर अपने विचारों को व्यक्त किया है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, हेराक्लीस, पैरामेंडीज और सुकरात। हेराक्लीस के अनुसार बात करें तो इसका कथन है कि यह विश्व निरंतर परिवर्तनशील है। वहीं पैरामेंडीज की बात करें, इनके अनुसार सत्य सदैव अस्थायी और अपरिवर्तनशील होता है। और इन दोनों के जो विचार हैं, इन दोनों को मिलाकर प्लेटो ने अपने विचारों को क्या किया? प्रकट किया और उसने कहा कि सत्य अस्थायी होता है परंतु उसकी परछाई सदैव परिवर्तित होती रहती है। सत्य सदैव अस्थायी होता है परंतु उसकी परछाई क्या होती है? सदैव परिवर्तित होती रहती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्लेटो का समर्थक है? प्लेटो का समर्थक कौन है? पापर है, क्रॉसमैन है, बर्लिन है या लेविंसन है या फिर लेविंसन है? तो आप सभी जानते हैं कि प्लेटो के जो आलोचक रहे उन्हें हम कार्ल पापर, क्रॉसमैन और बर्लिन के नाम से जानते हैं। तो समर्थक जो है वह लेविंसन है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, लेविंसन। कार्ल पापर ने अपनी रचना द एंड इट्स एनिमीज में प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु कहा। किसे? प्लेटो को अपनी रचना द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज में प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु कहा। प्लेटो को ही नहीं बल्कि साथ में मार्क्स को और हीगल को, इन दोनों को भी। तो प्लेटो मार्क्स और हीगल को मुक्त समाज का शत्रु कहता है कौन? कार्ल पापर। कहाँ पर? अपनी ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज पुस्तक में, इट्स एनिमीज पुस्तक में इसने कहा है। तो कार्ल पापर के अनुसार प्लेटो, हीगल, मार्क्स मुक्त समाज के क्या हैं? मुक्त समाज के शत्रु हैं। इसलिए प्लेटो को सर्वाधिकारवाद का दार्शनिक प्रणेता कहा जाता है। इसीलिए प्लेटो क्या कहते हैं? सर्वाधिकारवाद का दार्शनिक प्रणेता कहते हैं। मैक्सी ने प्लेटो को पहला कल्पनालोकीय विचारक कहा। मैक्सी ने प्लेटो को पहला कल्पनालोकीय विचारक कहा है। हन्ना आरेंट ने भी प्लेटो को फांसीवाद का दार्शनिक प्रेरक कहा है। हन्ना आरेंट ने प्लेटो को फांसीवाद का दार्शनिक प्रेरक कहा है। अगला प्रश्न है, आदर्श राज्य के विचार में प्लेटो ने बुभुक्षा शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वर्ग के संदर्भ में किया है? बुभुक्षा शब्द का प्रयोग इसने किसके संदर्भ में कहा है? सैनिक, शासक या शिल्पकार या फिर व्यक्तिगत? तो आप सभी जानते हैं कि जो बुभुक्षा शब्द का प्रयोग प्लेटो ने किया है किसके संदर्भ में? शिल्पकार के संदर्भ में इसने कहा है। अगला प्रश्न है, प्लेटो की रिपब्लिक में प्रतिपादित न्याय के सिद्धांत
न्याय के सिद्धांत के अनुसार न्याय का अर्थ क्या है? सच बोलना और अपने क्षणों की अदायगी करना, अपने निर्धारित कार्यक्षेत्र में अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना, या आत्मचेतना के निर्देशों के अनुसार जीवन निर्वाह करना, या प्रत्येक को उसका देय देना, तो आप सभी जानते हैं कि जो न्याय का अर्थ प्लेटो के रिपब्लिक में है वह है अपने निर्धारित कार्यक्षेत्र में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अपने निर्धारित कार्यक्षेत्र में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना ही क्या है? न्याय है प्लेटो के रिपब्लिक में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, आदर्श राज्य के कर्तव्यों का विवरण निम्नांकित में किसमें है? आदर्श राज्य के कर्तव्यों का विवरण निम्नांकित में किसमें है? प्लेटो की रिपब्लिक में, अरस्तू की पॉलिटिक्स में, या महाभारत का शांति पर्व में, या रूसो के सोशल कॉन्ट्रैक्ट में? तो आदर्श राज्य के जो कर्तव्य का विवरण है वह प्लेटो की रिपब्लिक में हमें मिलता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, प्लेटो का रिपब्लिक। अगला प्रश्न है, गुफा और परछाइयों का विचार किससे संबंधित है? गुफा और परछाइयों का विचार किससे संबंधित है? सुकरात से संबंधित है, डेमोक्रिटस से संबंधित है, प्लेटो से संबंधित है, या फिर अरस्तू से संबंधित है? तो गुफा और परछाइयों का जो विचार है यह प्लेटो से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, प्लेटो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बताइए कि किस पुस्तक के रचयिता प्लेटो नहीं है? किस पुस्तक के रचयिता प्लेटो नहीं है? रिपब्लिक के नहीं है, स्टेट्समैन्स के नहीं है, या पॉलिटिक्स के नहीं है, या लॉज के? सवाल बहुत आसान है आप सभी के लिए। तो प्लेटो किसके रचयिता नहीं है? तो पॉलिटिक्स के हैं। ऑप्शन सी आपका सही है, पॉलिटिक्स यह किसकी रचना है? अरस्तू की है। किसकी है? अरस्तू की। रिपब्लिक, स्टेट्समैन और लॉज किसकी रचना है? प्लेटो की है। स्टेट्समैन में क्या कहा गया है प्लेटो के द्वारा? तो स्टेट्समैन में सर्वोत्तम संभावित राज्य का उल्लेख किया गया है, विधि के शासन की बात की गई है। किसमें? स्टेट्समैन में। वहीं लॉज में अपूर्ण मनुष्यों के बीच आदर्श शासक प्रणाली स्थापित करना संभव नहीं है, इसकी बात कही गई है। वहीं क्रीटो में, जो प्लेटो की रचना क्रीटो है, उसमें सुकरात को दिए गए विष के दौरान वार्तालाप का उल्लेख किया गया है। सुकरात को दिए गए विष के दौरान वार्तालाप का उल्लेख कहाँ है? तो क्रीटो में है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए लेखकों में से द लॉज का लेखक कौन है? द लॉज का लेखक कौन है? अरस्तू है, प्लेटो है, अगस्टाइन है, डायसी है? आप सभी जानते हैं लॉज किसकी रचना है? प्लेटो की। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, न्याय मानवीय आत्मा का गुण तथा मन की आदत है, यह कथन किसका है? प्लेटो का है, अरस्तू का है, लास्की का है, या फिर हॉब्स का है? तो आप सभी जानते हैं कि न्याय मानवीय आत्मा का गुण तथा मन की आदत है, यह कथन प्लेटो से संबंधित है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, प्लेटो। अगला प्रश्न है, यह किसका मत था कि शासकों को संपत्ति का स्वामी नहीं होना चाहिए? जो शासक हैं उन्हें संपत्ति का स्वामी नहीं होना चाहिए। किसे? सुकरात का है, प्लेटो का है, अरस्तू का है, या सन थॉमस एक्विनास का है? यह कथन किसका है? तो यह कथन है किसका? प्लेटो का। प्लेटो का कथन है कि शासक वर्ग जो है उन्हें संपत्ति का स्वामी नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, अरस्तू ने राज्य के विकास का वर्णन करने के लिए जिन पद्धति का प्रयोग किया वह थी? अरस्तू ने राज्य के विकास का वर्णन करने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया? तुलनात्मक, निगमनात्मक, मनोवैज्ञानिक पद्धति, या फिर सुद्देश्यपरक पद्धति? तो आप सभी जानते हैं कि अरस्तू की जो पद्धति है उसे हम सुद्देश्यपरक या सुद्देश्यात्मक पद्धति के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, सुद्देश्यपरक पद्धति। अरस्तू की अध्ययन पद्धति क्या है? सुद्देश्यात्मक पद्धति है। अरस्तू के अनुसार किसी वस्तु का उद्देश्य पूर्व निर्धारित हो जाता है। सुद्देश्यात्मक पद्धति में संपूर्ण की कल्पना पहले की जाती है, जैसे बीज से पहले वृक्ष की कल्पना की जाती है। अरस्तू ने सुद्देश्यात्मक पद्धति का प्रयोग करते हुए राज्य को व्यक्ति से पहले बताया। इसे राज्य को व्यक्ति से पहले बताया। अरस्तू के अनुसार राज्य मनुष्य का क्या है? पूर्वगामी है। राज्य मनुष्य का पुरोगामी है। यह सुद्देश्यात्मक पद्धति के प्रयोग से अरस्तू ने बताया हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे राजनीति करने के लिए टेलियोलॉजिकल दृष्टिकोण के अग्रणी के रूप में माना जाता है? तो टेलियोलॉजिकल मतलब सुद्देश्यात्मक पद्धति। इमैनुअल कांट, निकोलो मैकियावेली, प्लेटो, या अरस्तू?
तो हमने अभी देखा कि टेयोलॉजिकल या सुदेशात्मक पद्धति किससे संबंधित है, तो अरस्तु से। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, अरस्तु। अगला प्रश्न है, अरस्तु अरस्तु ने अपने समय में कुल 158 संविधानों का अभ्यास किया था, जिसमें से केवल एक ही आज विद्वान है, और वह कौन है? 158 संविधानों का अभ्यास किया, उसमें से केवल एक ही आज विद्वान है, कौन सा है? साइप्रस का संविधान, अलेक्जेंड्रिया का संविधान, मैसिडोनिया का संविधान, या स्पार्टा का संविधान, या फिर एथेंस का संविधान। तो 158 संविधानों में से सिर्फ एक विद्वान आज है, उसे हम एथेंस का संविधान कहते हैं। ऑप्शन ई आपका बिल्कुल सही है, एथेंस का संविधान। तो आज की कक्षा में आपके लिए प्रश्न है, प्लेटो की 4 पुस्तकों के नाम आपको बताने हैं कमेंट बॉक्स में, और मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है, यह कथन किसका है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज की कक्षा में बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें।